नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह होगा आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में प्रतिभाग भी करेंगे इस कार्यक्रम में। समारोह को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर समारोह को लेकर सभी तरह की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं और संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत भी करेंगे। मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री धामी शिरकत भी करने वाले हैं और ऐसे में मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम लोग भी इस दौरान पहुंचेंगे, इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह को लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह होगा आज, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम आज रहने वाले हैं मुख्यमंत्री धामी के? देखा जाए कि मुख्यमंत्री के आज दो कार्यक्रम रखे हुए। कार्यक्रमों की अगर बात करें तो सबसे पहले वो ग्रामीण विकास पलायन निवारण आयोग की 10वीं बैठक में आज प्रतिभाग करेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता में बैठक होनी है। मुख्य सेवक सदन में भी कार्यक्रम आज आयोजित होगा, जिसमें वह जाएंगे और संपूर्णतः अभियान सम्मान समारोह का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी उसमें प्रतिभाग करेंगे। यानी देखा जाए तो दोनों ही कार्यक्रमों में आज शिरकत करने वाले और महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके आज जो है लगे हुए हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, इसमें क्या लोग भी शामिल होंगे योगेश, और अगर होंगे तो किस तरह की समस्याओं से रूबरू धामी को करा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि क्योंकि पहले अगर देखी जाए तो आयोग की बैठक है और 10वीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो शामिल होने वाले हैं। उस बैठक में जो है पूरी तरह वो समीक्षा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो है पलायन निवारण को लेकर के, पलायन को रोकने के लिए किस तरह से काम हो रहा है, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की परियोजनाएं किस तरह से लागू कराई जा रही है, कितना विकास के काम काज जो है वो हो पाए हैं। तो उनको लेकर के पूरी जानकारी वो करते नजर आएंगे। इसके बाद जो मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम है उसमें संपूर्णतः अभियान सम्मान समारोह आयोजित होगा। वहां पर भी जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। वहां पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और वहां पर जो है इसमें सम्मान के साथ साथ जो है वो लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। धर्म की आड़ में अवैध रूप से निर्मित मस्जिद सील की गई है। थानों में मस्जिद को किया गया सील। एमडीडीए की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई। निर्मित मस्जिद के नक्शे को नहीं कराया गया था पास। एमडीडीए ने मस्जिद की पहली मंजिल को भी सील कर दिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर थानों में मस्जिद को सील किया गया है। एमडीडीए की ओर से बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या वजह है कि इसको सील भी किया गया है? देखने को मिली है और जो लगातार जो है अवैध जो निर्माण है या अवैध अतिक्रमण है उन पर लगातार जो है प्रशासन की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो धर्म की आड़ में अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को भी सील किया गया है। देहरादून के थानों में मस्जिद को सील किया गया है और अवैध रूप से निर्माण जो है वजह बताई जा रही है कि उसमें जो है अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था, जिसके कारण मस्जिद को सील किया गया और एमडीडी की ओर से ये जो कार्रवाई है वो की गई है। अगर देखा जाए तो मस्जिद के नक्शे में ये कहा गया है कि वो पास नहीं कराया गया था, जिस कारण जो है वहां पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि नक्शे बिना पास कराए ही वहां पर जो है निर्माण कार्य को गति दी जा रही थी। और ऐसे में जब ये सूचना एमडीडीए के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने जाकर वहां पर जो है ये कार्रवाई की है। क्या कोई जुर्माना भी लगाया गया योगेश इस दौरान? देखिए, अभी सील की कार्रवाई की गई है, उसके बाद किस तरह से जो है आगे जुर्माने की कार्रवाई रहती है वह भी जो है देखने को रहेगी, क्योंकि एमडीडीए लगातार इस तरह के निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है जो अवैध रूप से किए जा रहे हैं और लगातार जो है इस तरह से
फल फूल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे में शिकायत मिलने पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अभी सील की कार्रवाई की गई है, इसके बाद देखना होगा कि किस तरह का जुर्माना जो है एमडीडीए की ओर से लगाया जाता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के कांडा तहसील समेत अन्य कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में के अलावा भी 165 खनन इकाइयों से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश वी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई जारी भी रखी। बीते दिन दिए आदेश पर 2 कर्मचारी मोबाइल के साथ कोर्ट में पेश हुए, जिनके मोबाइल से रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी। कोर्ट ने उनके मोबाइल का आकलन किया और उनसे कई तरह के सवाल भी किए। उनकी ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि 60 खुदानों का सर्वे अलग अलग टीमों की ओर से किया गया है। में जो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया था राज्य सरकार की ओर से, उसमें जिन 29 मायनों को क्लीन चिट के बारे में कहा गया था, उसके संबंध में कोर्ट ने कुछ कर्मचारी विभाग के जिनके व्हाट्सएप से वो जो लिस्ट है वो शेयर हुई थी, उनको बुलाया था और उसी के क्रम में उनके द्वारा अपने मोबाइल सहित आज अपनी उपस्थिति। धामी सरकार अतिक्रमण मुक्त देवभूमि बनाने के लिए संकल्पबद्ध दिखाई दे रही है। इसी के चलते अब सरकार जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में जहां इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण या अवैध कब्जा जब होता है तो उसे हटाने के लिए उच्च न्यायालय की ओर से दिशा निर्देश दिए जाते हैं और सरकार इन दिशा निर्देशों का पालन करती है। आगे उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है कि सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह के अवैध कब्जे जब होते हैं तो उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से लगातार दिशा निर्देश मिलते हैं और जब दिशा निर्देश मिलते हैं तो सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं और मेरे युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। हरिद्वार में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद धरातल पर उतरकर रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। उन्होंने गरीब, असहाय और श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते हुए कई अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में किसी भी व्यक्ति से सुविधा शुल्क न लिया जाए। इसके अलावा डीएम ने सभी रैन बसेरों का बिजली लोड ऑडिट करने और बिजली की समस्या जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। साथ ही शीतलहर से बचाव के लिए शहर के प्रमुख चौराहों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, अभी जैसा आप देख रहे हैं कि सर्दियां बढ़ गई हैं, तो इस क्रम में जो सर्दियों के इंतज़ाम हैं उसको देखने के लिए नगर आयुक्त और उप जिलाधिकारी और पूरी टीम के साथ जगह जगह निरीक्षण किए गए हैं। जो हमारी मुख्य घाट हैं हर की पौड़ी और उसके आसपास, वहाँ पे हमारे जो रैन बसेरे हैं नगर निगम के माध्यम से, उसका निरीक्षण भी किया गया। वहाँ पर जो लोग आए उनसे वार्ता की गई, वो सभी संतुष्ट थे व्यवस्थाओं से। अलाव जलाने की व्यवस्था और बढ़ाने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं और साथ ही साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी इस बार कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं घाट और रोडीवेल वाला में काफ़ी साफ सफाई पहले से बेहतर हुई है और भी उस पे करने का, उसके लिए भी कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे। अतिक्रमण की कुछ शिकायतें यहाँ पर घाट पर मिली थी, वो अतिक्रमण को आज चिन्हित भी किया गया है जगह जगह और आने वाले कुछ दिन में यहाँ पर पूरा घाट पर से अतिक्रमण करने की कार्रवाई पुनः जारी रहेगी। खनन विभाग की टीम ने विकास नगर के जसोवाला और नवाबगढ़ क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया है। वहीं जसोवाला क्षेत्र में एक खनन पट्टे की जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद संबंधित खनन पट्टे का रवन्ना पोर्टल तत्काल प्रभाव सस्पेंड कर दिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने कोहरे और रात के समय सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन चालकों को सतर्क किया है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस की ओर से लगातार वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं को भी रोका जा सके। पुलिस ने अपील की है कि जिन वाहनों पर अभी तक रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगे हैं वो नज़दीकी दुकानों या पुलिस सहायता से तुरंत लगवा लें, क्योंकि एक छोटा सा रिफ्लेक्टर टेप बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। इस संबंध में एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में देश में तमाम स्थलों पर कोहरे और ठंड के चलते सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए रात के समय सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर पहले भी रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया गया था। पिछले कुछ दिनों में लगातार
खासकर देश के विभिन्न स्थानों में जिस प्रकार की घटनाएं कोहरे को लेकर हुई हैं, हरिद्वार पुलिस भी ऐसे मामलों में लगातार संवेदनशील रही है। पूर्व में हम लोगों के द्वारा इस प्रकार के जो वाहन हैं जो रात के समय पे चलते हैं, खासकर जो गन्ने की ढुलाई को लेके हैं या फिर अन्य जो वाहन हैं जो माल ढोने के काम आते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान हम लोगों के स्तर पर पहले भी पूर्व में चलाया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को सामने लाया गया था और उनको उनकी ही मदद से इस प्रकार के प्रयास किए गए थे। इसके साथ ही जो हमने थाना स्तर पर सभी थाना इंचार्जों को, सर्कल अफसर, एसपी ग्रामीण और सिटी स्तर पर ये सभी को निर्देशित किया है कि जो बड़े मालवाहक हैं और जो फैक्ट्रियों में जो वाहन चलते हैं, ऐसे में जिस भी फैक्ट्री में वो काम करते हैं या जिस भी ट्रांसपोर्टर के यहाँ वो काम करते हैं, उसको इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि वो प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स के साथ इन वाहनों को वहाँ से लेके जाए। साथ में स्पीडिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। जिस प्रकार से कोहरा आ रहा है, ओवर स्पीडिंग से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा कि रात के समय ओवर स्पीडिंग का यूज़ ना करें और निर्धारित जो हमारी गति सीमा है उसी के आधार पर। हरिद्वार में सड़कों पर घूम रही रिक्शाओं पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। डीएम के निर्देश पर परिवहन विभाग इन रिक्शाओं के चालकों का वेरिफिकेशन करने जा रहा है, जिसके लिए पूरे जिले भर में अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा ने भगत सिंह चौक पर चेकिंग अभियान चलाते हुए कई रिक्शाओं के चालान काटे और उन्हें सीज भी किया है। हमारे द्वारा लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई ई रिक्शाओं पर की जाती रही है। आज भी हमारे द्वारा 25 से अधिक ई रिक्शाओं के चालान और 15 ई रिक्शाएं बंद की गई हैं। अभी हमने एक प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत जितनी भी हरिद्वार जनपद में ई रिक्शाएं हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ जो वाहन है उसका पूरा तकनीकी जांच की जाएगी। फिर उन्हें एक स्टिकर और एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ही वो रिक्शाएं यहाँ पर चल पाएंगी। अभी हम कोशिश करेंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर 15 पूरे हरिद्वार जनपद में 15,000 से अधिक ई रिक्शाएं रजिस्टर्ड हैं। फिर उसके बाद नियमितीकरण होगा तो सही ई रिक्शाएं रोड पर आ पाएंगी। साथ ही साथ उनका जोन भी डिसाइड करने का ट्राई किया जाएगा। एक प्लान बनाया जाएगा जिसमें वो जोन वाइज चलेंगे और हाईवे वगैरह पर उनका चलना रिस्ट्रिक्टेड किया। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में बीते गुरुवार शाम एक ऑल्टो कार बैक करने के दौरान अनियंत्रित होकर केलाड़ी पावर हाउस के पास करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना मिलते ही जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी के नेतृत्व में युवाओं और बाराकोट पुलिस ने अंधेरे में खाई में उतरकर दोनों घायलों को बाहर निकाला। ऐसे में 108 एम्बुलेंस समय पर ना पहुंचने से पुलिस वाहन से उन्हें लोहाघाट उप जिला अस्पताल भी पहुंचाया गया है। वहां प्राथमिक उपचार दिया गया और चालक अमित शर्मा की हालत गंभीर होने पर उन्हें चंपावत जिला अस्पताल में रेफर भी कर दिया गया है। जब भी शाम को दुर्घटना हुई, में एम्बुलेंस मिली 108 लोहाघाट। साथ वाले का फ़ोन आया कि गाड़ी गिर गई केलाड़ी में, तो मैंने कहा फिर सभी साथ वालों को फ़ोन किया। हम जल्दी तुरंत गए तो वहाँ ये लगभग केलाड़ी के पास 150 मीटर नीचे गिरे थे। इनकी 100 से 150 मीटर, अब इतना तो ध्यान नहीं है मुझे, लगभग 100 मीटर है। 100 मीटर नीचे गिरे से फिर सभी जितने भी युवा साथी हैं सभी लोग रेस्क्यू करके यहाँ पर आए। फिर तब तक 108 को वहीं से फ़ोन किया था, 112 में फ़ोन किया, उसके बाद सब पुलिस स्टाफ पहुँचा। रुड़की के धनौरी स्थित उत्तरा टेक कॉलेज में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अन्य राज्यों से आए अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने से रोकने का गंभीर आरोप लगा है। छात्रों का दावा है कि कॉलेज प्रशासन ने इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या का हवाला देकर उन्हें रोक दिया है, जबकि कुछ स्थानीय या चुनिंदा छात्रों को परीक्षा देने दी है। पहली और दूसरी दोनों शिफ्ट में बाहर से आए अभ्यर्थियों को पेपर नहीं देने दिया गया, जिससे एक ही केंद्र पर अलग अलग व्यवहार के चलते सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं नाराज छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा भी किया और कॉलेज प्रशासन पर भेदभाव का आरोप भी लगाया है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर उत्तराखंड के कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया है कि बीजेपी की सरकार में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर दिया जा रहा है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया जा रहा है और उनके अधिकारों पर सरकार जोर दे रही है ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए।
आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज का दिन केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा तक सीमित वाला दिन नहीं है, बल्कि भारत की एकता, अखंडता के संरक्षण हेतु हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों का विविधता में एकता ये हमारे देश का मंत्र रहा है। हमारा देश संपूर्ण विश्व में सांस्कृतिक रूप से सहिष्णुता और सामाजिक समरसता का अद्वितीय उदाहरण माना गया। पूरी दुनिया का हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग, भिन्न भिन्न पंथों को मानने वाले, समुदाय को मानने वाले, फिर भी हमारी एकता पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। और हमने वसुधैव कुटुंबकम के महान सिद्धांत को आत्मसात करते हुए समूची दुनिया को एक परिवार माना है। इसीलिए श्लोकों में कहा गया है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव तो कुटुंबकम। दुनिया के कई देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में किसी भी योजनाओं में भेदभाव नहीं किया जाता, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, कुप्रथा को खत्म कर बेहतर जीवन जीने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, कौशल विकास के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज जहां प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड बहुल क्षेत्रों में, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, ITI, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल विकास के अनेक संस्थान आज संचालित हो रहे हैं, वहीं छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता के लिए सख्त कदम उठाए गए ताकि समाज की जरूरतमंदों की मदद की जाए, किसी धर्म के किसी तरह के विवाद न हो। इसको लेकर प्रदेश में UCC लागू किया गया। मातृशक्ति की मजबूती के लिए अल्पसंख्यकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अलग अलग योजनाओं के जरिए समाज को मजबूती भी दी जा रही है। नए वक्फ कानूनों में सुधार के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी, उत्तरदायी और जन कल्याणकारी उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। जो जरूरतमंद है, गरीब हैं और पिछड़े हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। हमारी प्रदेश सरकार भी जनता से किए गए वायदे को पूरा करते हुए राज्य में हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर CM की बातों पर कांग्रेस नेता ने सियासी हमला बोला। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी की सरकार में न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश भर के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए तमाम सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन प्रदेश के अल्पसंख्यक पूछ रहे हैं कि रात दिन जो ध्रुवीकरण का एजेंडा भाजपा और भाजपा की सरकार चला रही है उसका क्या है। इससे अल्पसंख्यकों के बीच में सरकार के प्रति विश्वास नहीं बन रहा है और अल्पसंख्यक जो है प्रदेश में अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि देश के संविधान के अनुसार जो भी इस देश का निवासी है उसको निश्चित तौर पर इस देश में पढ़ने का, आगे बढ़ने का और स्वतंत्रता से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन भाजपा की सरकार में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है, जिस तरीके से उनको कुचला जाता है, जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा को लेकर के भाजपा सरकार में आशंकित रहते हैं, इसका जवाब भी मुख्यमंत्री को देना चाहिए था। केवल अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर बड़ी बड़ी बातें करने से, लोक लुभावन सपने दिखाने से संविधान का पालन नहीं होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल आबादी में अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या लगभग 17% है, जिसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठाता रहता है और इसे लेकर राजनीति भी हो रही है।
अब विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।